हेलो दोस्तों, आर के क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राजकुमार सोल का आप सभी का स्वागत करता हूं। कन्फर्मल मैपिंग में बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन और क्रॉस रेशियो पर बेस्ड हमारे एग्जाम्पल चल रहे थे, जिसमें लास्ट लेक्चर तक हमने 5th तक के एग्जाम्पल कर लिए थे, 5 एग्जाम्पल कर लिए थे। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं और इस टाइप के टोटल जो क्वेश्चन है, इस टाइप के टोटल क्वेश्चन हम कितने लेने वाले हैं, इन पर आप एक बार नजर डाल लीजिए। ये सारे क्वेश्चन हम लेने वाले हैं जो आज नहीं होंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कवर किए जाएंगे। तो ये 12 तक के एग्जाम्पल हम करने वाले हैं। आज का जो एग्जाम्पल है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट और पॉपुलर क्वेश्चन भी है। और क्योंकि इस टाइप का हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं तो बाकी के क्वेश्चन की एक थीम भी बनेगी, इससे एक बेस भी हमारा तैयार होगा। पर्टिकुलर इस टॉपिक की हम बात करें तो स्टूडेंट, टर्मिनेट चैनल पर जो ये लेक्चर था उस पर सबसे ज्यादा हिट यही वाला लेक्चर था, जिसको आप सभी स्टूडेंट ने बहुत प्यार दिया। अब मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में, इस टाइप के जो क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि इसमें कुछ चीजें और हमें ऐड करनी चाहिए जिससे कि इनको और बेहतर बनाया जा सके। तो दोस्तों, यहाँ पर आज का जो क्वेश्चन है, इसमें करना क्या चाहते हैं पहले मैं आप लोगों को ये समझाऊंगा। देन इस पर शुरुआत करने से पहले जो कुछ रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट है वो हमें सीखने हैं। क्लियर? तो क्वेश्चन तो ये है, फाइंड ऑल द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप अपर हाफ प्लेन इनटू सर्कुलर डिस्क मॉड ऑफ W इज लेस देन इक्वल्स टू 1। क्लियर? यानी हमें अपर हाफ प्लेन को सर्कुलर डिस्क में मैप करवाने वाला बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं अगले 5-7 मिनट तक रोकता हूं और पहले कुछ चीजों को मुझे एक्सप्लेन करना है, वो समझाऊंगा। देखो, क्लियर? तो सबसे पहले आपके सामने कॉन्सेप्ट ये है, देखो कि हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन है उसमें इस टाइप का काम किया था कि इधर आपके जेड प्लेन है, इधर आपके W प्लेन है, ये 2 प्लेन है। तो इस टाइप के, इस पर्टिकुलर चैप्टर में 3 टाइप के क्वेश्चन हमने लिए थे। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपके ये था कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन था और आप जेड प्लेन की इमेज W प्लेन में फाइंड कर रहे थे। यानी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन और जेड प्लेन की कंडीशंस आपको गिवन थी, आप W प्लेन में फाइंड कर रहे थे। यही काम हमने किया। उसके बाद स्टूडेंट, फर्स्ट तो ये था कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको गिवन था, जेड प्लेन की कंडीशन गिवन थी और W प्लेन में आप कंडीशन फाइंड कर रहे थे। उसके बाद सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन था वो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्रॉस रेशियो की हेल्प से हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कर रहे थे। इसमें क्या होता है कि जेड प्लेन के आपको 3 पॉइंट गिवन है, जेड प्लेन के 3 पॉइंट गिवन है, W प्लेन में भी उसके करस्पॉन्डिंग 3 पॉइंट गिवन है। तो फिर आप क्या कर रहे थे, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कर रहे थे। यानी लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें इस टाइप की कंडीशन थी कि जेड प्लेन के ये 3 पॉइंट है जिनकी इमेज W प्लेन में ये बन रही है, ये W प्लेन में इमेज बन रही है, तो फिर आप बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करो। ऐसा कॉन्सेप्ट हमारे लास्ट लेक्चर में था। क्लियर? आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें भी हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही फाइंड करने वाले हैं, लेकिन पॉइंट नहीं दिए, पॉइंट नहीं दिए होंगे। आपको ये कहा होगा कि इधर का शेडेड एरिया इधर के इस शेडेड एरिया में चेंज होता है तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा। क्लियर? तो स्टूडेंट, यहां पर इस टाइप के क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं कि अगर आपको इस टाइप की कंडीशन दे रखी हो, थोड़ा मुझे इसको छोटा करना चाहिए और चीजें लिख पाएंगे। ये तो हो गए जेड प्लेन और W प्लेन। अब स्टूडेंट, यहां पर मैं बात कर रहा हूं दूसरी कंडीशन की। दूसरी कंडीशन में आपको गिवन क्या है और करना क्या है। देखो, क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हमें ये तो देख लेना चाहिए कि यार होगा क्या और हमारा उद्देश्य क्या है इन क्वेश्चन में। नहीं तो क्वेश्चन आता है और चीजों को हमें पता ही नहीं कि भाई कर क्या रहे हैं।
अब की बार हमें क्या होगा कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो फाइंड करना तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही है, लेकिन पॉइंट नहीं दे रखे हैं। क्या दे रखा है आपको? दे रखा है कि इधर का अपर हाफ प्लेन या राइट हाफ प्लेन या सर्कुलर डिस्क, इधर या तो राइट हाफ प्लेन या फिर सर्कुलर डिस्क या फिर किसी अदर पार्ट में चेंज होती है। जैसे कि यहाँ पर ये वाला जो एरिया है वो पर्टिकुलर आपके इस प्रकार दे रखा हो, जैसे कि इसमें चेंज होती है। ये हमें दे रखा है कि भाई बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करो जब अपर हाफ प्लेन इस सर्कुलर डिस्क में चेंज होती है। क्लियर? तो स्टूडेंट ये काम हमें करना है, और कैसे करेंगे इससे पहले आप लोग देखो कि किसको क्या लिखते हैं। ये आपके जेड प्लेन है, और ये आपके एक्स एक्सिस है, और ये आपके वाई एक्सिस है। क्लियर? ये आपके डब्ल्यू प्लेन है, जिसमें ये आपके रियल एक्सिस है और ये आपके इमेजिनरी एक्सिस है, यू और वी जिसको कहते हैं। अच्छा, जेड इज इक्वल्स टू होता है आपके एक्स प्लस आयोटा वाई। क्लियर? देन स्टूडेंट यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ जेड आपके क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड की अगर हम बात करें, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड की अगर हम बात करें तो ये आपके क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। पर्टिकुलर इस सेगमेंट की अगर मैं बात करूं, पर्टिकुलर अगर मैं इस सेगमेंट की बात करूं तो यहां पर जिस पार्ट को मैंने शेडेड कर रखा है, अगर मैं ये कहूं कि बताओ एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, तो y इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0, इट मींस रियल पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू 0, ये तो लिखेंगे। अगर मान लो मैं कहूं कि नहीं शेडेड पार्ट नहीं, मैं तो एक लाइन ही खींच रहा हूं, तो लाइन की इक्वेशन आपकी, जिस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल्स टू 0। y क्या है? इमेजिनरी पार्ट, इट मींस आप ये कह देंगे कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल्स टू क्या है? 0 है। एक ही तो बात है। लेकिन मैंने यहाँ पर केवल लाइन नहीं खींच रखी, मैंने लाइन के साथ साथ ऊपर वाले पार्ट को भी शेडेड कर रखा है। तो क्या लगता है आपको, इस कंडीशन को हम कैसे लिख सकते हैं? तो आपने इस कंडीशन को किस बेस पर y इज इक्वल टू 0 लिखा कि यार x एक्सिस पर तो y की वैल्यू 0 होती है, तो y की वैल्यू 0 होती है तो y इज इक्वल टू 0 ही कहेंगे इसको। क्लियर? तो जो मैंने शेडेड कर रखा है x एक्सिस और अपर हाफ प्लेन, इसमें आपको नहीं लगता है कि y की वैल्यू या तो 0 होती है या फिर पॉजिटिव ही होगी, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होगा और इस क्वाड्रेंट में भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो इस कंडीशंस को अगर आप मैथमेटिकली अगर रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो इस पार्ट को आप लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज ग्रेटर देन इक्वल 0, ऐसे लिखेंगे। क्लियर? ये डब्ल्यू प्लेन है, डब्ल्यू प्लेन में ये सर्किल दिख रहा है आपको। क्लियर? और मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं ये यूनिट सर्किल है। क्लियर? तो स्टूडेंट डब्ल्यू प्लेन में आपके जो यूनिट सर्किल है w इज इक्वल्स टू 1 ऐसे लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? क्योंकि u इज इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा वी, तो सर्कुलर डिस्क u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लेन का सर्किल ऐसा दिखता है। क्लियर? और ये है क्या आपके मोड ऑफ डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, इट मींस मोड ऑफ w इज इक्वल्स टू क्या है? 1। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर ये जो सर्कुलर डिस्क का इंटीरियर पार्ट है ना, तो मोड ऑफ w लेस देन इक्वल 1 इसको लिखा जाता है। आई थिंक आप लोगों को ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि किसको क्या लिखा जाता है। क्लियर? तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, आज का जो क्वेश्चन है और ऐसे 5 क्वेश्चन और जो लेने हैं, उस पर हमें इनवर्स पॉइंट, सिमेट्रिक पॉइंट, इन पर बात करनी है। तो वो क्या होते हैं? तो सबसे पहले आप लोग देखो कि इनवर्स पॉइंट और सिमेट्रिक पॉइंट क्या होते हैं। इनवर्स पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्किल में आप लोगों को बता रहा हूं। देखो एक सर्किल हमने लिया, क्लियर? और वो सर्किल आपके सामने इस प्रकार बना रखा है। इस सर्किल की रेडियस मान लो कि r है। क्लियर? एक सर्किल, लेट ए सर्किल ऑफ रेडियस r, r रेडियस का एक सर्किल हमने ले लिया, चाहे तो जेड प्लेन में मान लो चाहे डब्ल्यू प्लेन में मान लो। क्लियर? अच्छा, r रेडियस का सर्किल है, इट मींस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर, इसकी इक्वेशन होगी जो हम जानते हैं। क्लियर? 0 0 इसका सेंटर मान लिया हमने कहीं भी, क्योंकि रेडियस का ही रोल है, सेंटर का कोई रोल नहीं है इनवर्स पॉइंट में। क्लियर? अब स्टूडेंट यहां पर मैं इनवर्स पॉइंट की बात कर रहा हूं कि इनवर्स पॉइंट कौन कौन से हो सकते हैं। तो 2 पॉइंट A and B are said to be inverse point
इनवर्स पॉइंट इफ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर एंड डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर एक ही सेंटर से डिस्टेंस एक ही सेंटर से डिस्टेंस और बी की सेंटर से जो डिस्टेंस है सी ए डॉट सी बी उसका मल्टीप्लीकेशन आपके आर स्क्वायर के इक्वल हो। तो क्या स्टेटमेंट है, 2 पॉइंट ए एंड बी आर सेड टू बी इनवर्स पॉइंट इफ सी ए डॉट सी बी इज इक्वल टू क्या हो आपके आर स्क्वायर के मल्टीपल के बराबर हो। तो स्टूडेंट यहां पर 2 पॉइंट मैं ले रहा हूं, जैसे कि ये 2 पॉइंट है आपके इस लाइन पर 2 पॉइंट, ये तो आपके सेंटर है और ये पॉइंट है आपके ए और ये पॉइंट है आपके बी। तो ए और बी आपके इनवर्स पॉइंट होंगे यदि दोनों को मल्टीप्लाई करवाने पर आपके रिजल्ट क्या आ रहा हो, आर स्क्वायर आ रहा हो। इस पर एग्जांपल लेते हैं। देखो इनवर्स पॉइंट में फाइंड करने के तरीके भी आने चाहिए और इनवर्स पॉइंट है या नहीं है इसको रिजेक्ट भी हमें करना है। तो एक एग्जांपल लिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, एक सर्किल हमने लिया, क्लियर। तो इफ सी ए इज इक्वल्स टू अगर 1 हो देन फाइंड इट्स इनवर्स पॉइंट, इनवर्स पॉइंट बी, हमें इसका इनवर्स पॉइंट फाइंड करना है बी का। तो देखो कैसे, ये एक छोटा सा मैंने सर्किल बना लिया और इस सर्किल पर आपको ये कंडीशंस गिवन है। देखो कि इसकी रेडियस तो कितनी है आपके 2 है, इसकी रेडियस कितनी है आपके 2 है। अच्छा सेंटर से कोई मतलब नहीं है, 0 0 इसका सेंटर ले लिया हमने, सबसे इजी ले रखा है। अच्छा देखो सी ए एक पॉइंट दे रखा है जो आपके 1 यूनिट की डिस्टेंस पर है, तो उसका इनवर्स पॉइंट कितनी दूरी पर होगा ये हमें फाइंड करना है। तो इसका मेथड ये है, सिंस अगर 2 पॉइंट इनवर्स पॉइंट हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन आपके आर स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। तो सी ए तो आपको 1 दे रखा है, सी बी हमें फाइंड करना है, तो स्टूडेंट सी बी का रिजल्ट आपके क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। यानी अगर कोई पॉइंट 1 डिस्टेंस पर है सेंटर से तो उसका इनवर्स पॉइंट 4 यूनिट की डिस्टेंस पर होगा, क्लियर। और सर्किल कौन सा है, जब उसकी रेडियस क्या हो 2, क्लियर। तो इस एग्जांपल से आप लोगों को यह समझना चाहिए कि यार जब पॉइंट इंटीरियर हो तो उसका इनवर्स पॉइंट बाहर मिलेगा और पॉइंट अगर बाहर हो तो उसका इनवर्स पॉइंट आपको कहां पर मिलेगा, अंदर की तरफ मिलेगा। अगर मैं आपको यह कहता हूं कि पॉइंट बाउंड्री पर ले लेते हैं, अगर बाउंड्री पर ले लेते हैं तो फिर आपके इनवर्स पॉइंट कहां पर मिलेगा। तो एक कंडीशन और जोड़ दी मैंने कि अगर सी ए की वैल्यू 2 ले लेते हैं तो बताओ सी बी कहां लोकेट करेगा। तो यहां पर 2 इंटू सी बी इज इक्वल्स टू 4, तो सी बी भी आपके कहां पर आ जाएगा 2 आ जाएगा। यानी सी ए और सी बी दोनों ही बराबर डिस्टेंस पर आ गए। कब, जब ए पॉइंट सर्किल के ऊपर ही हो, उसके सर्क्यूम्फेरेंस पर हो, बाउंड्री पर हो, तो उसका इनवर्स पॉइंट भी उस सर्किल की बाउंड्री पर ही आपको मिलेगा। आगे बात समझ में। एक और बात यहां पर कि जैसे जैसे ए पॉइंट सी के नजदीक आएगा बी पॉइंट उतना ही दूरी पर चला जाएगा। जैसे कि ये आपके सी ए डॉट सी बी इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर है ना। अगर मैं ये कहूं कि यार सी ए ना 0 की तरफ टेंड हो जाए, यानी सेंटर की तरफ टेंड हो जाए, तो फिर आर स्क्वायर अपॉन 0, तो सी बी टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाएगी, क्लियर। यानी ए पॉइंट अगर 0 की तरफ टेंड होता है तो उतना ही फास्ट बी आपकी इंफिनिटी की तरफ टेंड होगा, क्लियर। तो ये जरूरी नहीं कि ये जो डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो है बराबर होनी चाहिए। आप देखो ये तो 2 रेडियस का ही तो सर्किल है, इसके अंदर 2 रेडियस का ही तो सर्किल है। तो ये जब यहां पर 2 से 0 पर आ जाएगा ना, तब तक ये इंफिनिटी पर पहुंच जाएगा। यानी इधर नजदीक आने की दर तो बहुत धीरे धीरे होगी, लेकिन दूर जाने की तो बहुत फास्ट होगी, इनफाइनाइट तक वो टच कर जाएगा। आगे बात समझ में। तो यहां से आपको ये देखना है कि इंटीरियर पॉइंट का इनवर्स पॉइंट एक्सटीरियर जाएगा, बाउंड्री पॉइंट का बाउंड्री पर जाएगा, और 0 वाला जो z इज इक्वल टू 0 यानी सेंटर के करीब जो पॉइंट होंगे उनके इनवर्स पॉइंट आपके कहां पर जाएंगे, इनफाइनाइट पर, क्लियर। अब स्टूडेंट यहां पर सिमेट्रिक पॉइंट भी अपना कॉन्सेप्ट है। सिमेट्रिक पॉइंट क्या होता है, देखो यहां पर सिमेट्रिक पॉइंट हम ले रहे हैं कौन कौन सी कंडीशन के लिए मैं आपको सिमेट्रिक पॉइंट बता रहा हूं।
एक तो हम ये वाला प्लेन ले रहे हैं, मतलब जब शेडेड एरिया आपके ऊपर की तरफ हो इस टाइप से। एक मैं ले रहा हूं ये राइट हाफ प्लेन, ये आपके राइट हाफ प्लेन। एक हम ले रहे हैं सर्किल, ये सर्किल। और तीनों के रेस्पेक्ट में मैं आपको सिमेट्रिक पॉइंट के बारे में सिखा रहा हूं। देखो सिमेट्रिक पॉइंट क्या होता है, किसी भी पॉइंट का आपको सिमेट्रिक पॉइंट फाइंड करना है तो एज ए मिरर मानते हुए, जैसे ये प्लेन है ना, तो प्लेन में आप एज ए मिरर मानते हुए उसका सिमेट्रिक पॉइंट फाइंड करेंगे। सिमेट्रिक पॉइंट, अगर शेडेड एरिया में कोई पॉइंट ले रहे हो तो उसका सिमेट्रिक पॉइंट आपको अनशेडेड पार्ट में मिलेगा। आगे बात समझ में? तो स्टूडेंट यहां पर आपके सामने जो इक्वेशन है, आपके सामने जो मैंने शेडेड कर रखा है जिस पार्ट को, इसको अगर हम देखते हैं तो यहां पर मैं कोई पॉइंट ले रहा हूं, जैसे एक पॉइंट लिया मैंने ए कोमा बी, एक पॉइंट हमने लिया ए कोमा बी, क्लियर। और इस ए कोमा बी को मैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूं ना, अल्फा इज इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी। यहां पर पॉइंट लिया मैंने एक कोई पॉइंट अल्फा और जिसके कोऑर्डिनेट है ए बी, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना ए प्लस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी लिख सकते हैं। अब मैं इसके सिमेट्रिक पॉइंट की बात कर रहा हूं। क्या होता है देखो सिमेट्रिक पॉइंट, अगर एक्स एक्सिस इसका मिरर है, एक्स एक्सिस क्या है इसका, मिरर है, तो इसकी इमेज आपको यहां पर दिखेगी, क्लियर। तो स्टूडेंट इसकी इमेज आपको अनशेडेड पार्ट में यहां पर दिखेगी, और वो पॉइंट जो है ना वो क्या होगा, आपके ए और माइनस बी होगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके क्या हो जाएंगे, ए और माइनस बी, मिरर है ना तो मिरर पॉइंट ए और माइनस बी हो जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो स्टूडेंट इसको मैं लिख सकता हूं ए माइनस आयोटा बी, और ए माइनस आयोटा बी को आप नया संकेत क्यों दोगे, ये तो आपके अल्फा बार ही हो गया ना। आगे बात समझ में? अब मैं यहां पर राइट हाफ प्लेन में अगर मान लो अल्फा हो तो उसका सिमेट्रिक पॉइंट आपके कहां पर मिलेगा, जैसे यहां पर मैं ले लेता हूं ये अल्फा है और अल्फा के कोऑर्डिनेट आपके ए बी है, और ये आपके ए प्लस आयोटा बी हो गया, ए प्लस आयोटा बी। तो क्योंकि सिमेट्रिक पॉइंट आपके अनशेडेड पार्ट में मिलेंगे और मिरर के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, तो राइट हाफ प्लेन है ना तो लेफ्ट हाफ में उसका मिरर होगा, यानी वाई एक्सिस उसके लिए मिरर का काम कर रही है। तो स्टूडेंट इसकी मिरर इमेज जब आप चेक करोगे तो ये पॉइंट आपको यहां पर दिखना चाहिए, और ये पॉइंट हो जाएगा आपके ए और माइनस में, नहीं माइनस ए प्लस में, ये हो जाएगा आपके माइनस ए और प्लस में बी, क्लियर। और माइनस ए प्लस बी को मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं क्योंकि मैं इसमें कुछ और भी लिखना चाहता हूं, माइनस ए और बी, क्योंकि हाइट तो उतनी है, बस यही तो डिफरेंट है। तो स्टूडेंट यहां पर ये क्या बन जाएगा आपके, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना माइनस ए प्लस आयोटा बी, क्लियर। कोशिश करो कि नया नोटेशन तब तक नहीं देना चाहिए जब तक कि आप पुराने नोटेशन में चेंज कर सकते हो। अच्छा स्टूडेंट मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो ए माइनस आयोटा बी, और ए माइनस आयोटा बी तो आपके अल्फा बार ही है, क्लियर। तो स्टूडेंट यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि अल्फा का जो सिमेट्रिक पॉइंट है राइट हाफ प्लेन में, देखो फर्स्ट जो कंडीशन है व्हेन ये क्या है आपके y ग्रेटर देन 0 है ना, इट मीन्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या हो आपके ग्रेटर देन इक्वल 0 हो, थोड़ा और छोटा, व्हेन इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज ग्रेटर देन इक्वल 0 हो, देन स्टूडेंट यहां पर अल्फा जो पॉइंट होगा उसका सिमेट्रिक पॉइंट आपके अल्फा बार होगा, क्लियर। ये जो कंडीशन है इसमें जेड प्लेन के ही डायग्राम है ये तीनों ही। इस कंडीशन में आप देखो कि यार ये जो शेडेड है उसमें x पॉजिटिव नहीं होगा क्या, x को हम क्या कहते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड, इट मीन्स ये जो कंडीशन है रियल पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल 0 के लिए, क्लियर। और इसमें आपके इनवर्स पॉइंट इस तरीके से होंगे, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, आप कितनी चीजों को याद करेंगे, इसीलिए हम इसको केवल समझकर छोड़ देंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो फिर से निकाल लेंगे, और निकालने में हमें कोई ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है, क्लियर। ये हो गया। अब मैं सिमेट्रिक पॉइंट की बात कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू सर्किल, क्लियर। और इस सर्किल की इक्वेशन में ले रहा हूं जैसे z इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू
1 यानी यूनिट रेडियस का मैंने एक सर्किल लिया है। तो इनवर्स पॉइंट क्या होंगे, सिमेट्रिक पॉइंट क्या होंगे? तो स्टूडेंट यहां पर एक पॉइंट है, मान लो ये अल्फा, ये पॉइंट है अल्फा, तो उसका जो इनवर्स पॉइंट है ना वो आपके होगा 1 अपॉन अल्फा बार, 1 अपॉन में अल्फा बार उसका इनवर्स पॉइंट होगा। क्लियर? एक पॉइंट अगर अल्फा है तो उसका इनवर्स पॉइंट आपको कहां पर मिलना है? 1 अपॉन अल्फा बार की कंडीशन पर मिलना है। यानी सर्किल के रेस्पेक्ट में दो पॉइंट इनवर्स पॉइंट होंगे यदि दोनों को मल्टीप्लाई करवाने पर रेडियस के बराबर रिजल्ट आ रहा हो। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर, या फिर यूं कह सकते हैं कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है रेडियस के बराबर हो। तो स्टूडेंट यहां पर अल्फा एंड अल्फा बार if alpha is a point then symmetric point is 1 अपॉन अल्फा बार। ये कैसे आया, और इसका एक एग्जाम्पल भी लेकर देखता हूं कि वास्तव में अल्फा जब अंदर होगा तो उसका सिमेट्रिक पॉइंट बाहर होगा क्या, इसका एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखो इसका एग्जाम्पल हम इस टाइप से ले सकते हैं कि कोई भी आप ऐसा एग्जाम्पल लेट करो जो आप ये कह सको कि हाँ यार ये सर्किल के अंदर ही होगा। तो ये मोड जेड इक्वल्स टू 1 लिखा हुआ है, यानी ऐसे सभी कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका मोड क्या आता हो, 1 आता हो, वो आपका सर्किल है। तो मैं ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर लेता हूं जिसका मोड 1 से छोटा हो, तो वो इंटीरियर हो जाएगा ना। तो स्टूडेंट यहां पर मैं लेट कर लेता हूं, लेट अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस आयोटा 1/2। देख लो इसका मोड आपके कितना आएगा, 1/4 प्लस 1/4, 1/4, तो रूट ऑफ 1/2 आएगा। तो लेस देन 1 ही है ना। तो स्टूडेंट इसका मतलब मैंने जो पॉइंट लिया है वो कहां पर है, ये है आपके मोड ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू 1/√2 आ रहा है, विच इज लेस देन 1, यानी इंटीरियर पॉइंट लिया। देन इसका इनवर्स पॉइंट क्या होगा, सॉरी सिमेट्रिक पॉइंट, सिमेट्रिक पॉइंट ये हो जाएगा आपके 1 अपॉन में अल्फा बार। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर अल्फा बार तो क्या हो जाएगा आपके 1 अपॉन में 1/2 और माइनस में आयोटा बाई 2, यही होगा। तो 2 अगर ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा आपके 1 माइनस आयोटा। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो 2 इंटू 1 प्लस आयोटा अपॉन में क्या आ जाएगा आपके 2 आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। और ये पॉइंट जो है ना 1 और आयोटा आ गया, जिसका अगर आप मोड लेते हैं तो √2 आ रहा है। देख लो √2 आ रहा है, तो √2 तो आपके 1 से ग्रेटर देन ही हुआ, इसका मतलब वो एक्सटीरियर पार्ट में जाएगा। क्लियर? तो इस एग्जांपल से हमने ये सीखा कि कोई पॉइंट आपके इनवर्स पॉइंट है, इंटीरियर है, तो उसका जो इनवर्स पॉइंट है वो बाहर की तरफ होगा। अब इस पर बेस्ड 3 पॉइंट लिख रहा हूं। 3 पॉइंट वो इस प्रकार है कि शेडेड पार्ट, बाउंड्री पॉइंट goes to boundary point in W plane, बाउंड्री पॉइंट इन W प्लेन, यानी जेड प्लेन की बाउंड्री के जो पॉइंट है उनकी इमेज W प्लेन में भी बाउंड्री पर ही आपको मिलने वाली है। क्लियर? ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट आपके रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत इजीली हम कर लेंगे, लेकिन ये चीजें अगर आपके दिमाग में क्लियर है तभी, बाकी आप लोगों को खूब सारी चीजें परेशान कर सकती है, और परेशान होंगे नहीं क्योंकि सारी थीम हमने कंप्लीट कर ली यहाँ पर। अभी एक पॉइंट और है, 2 पॉइंट और है कि सिमेट्रिक पॉइंट जो है ना, इधर सिमेट्रिक पॉइंट गोज टू या मैप्स इन W प्लेन इनवर्स पॉइंट इन W प्लेन, यानी जेड प्लेन में अगर मान लो सिमेट्रिक पॉइंट है तो वो W प्लेन में वो इनवर्स पॉइंट बन जाएंगे। क्लियर? उसके बाद में शेडेड एरिया गोज टू शेडेड इन W प्लेन। क्लियर? तो कुछ भी नहीं बचा है, सारी चीजें आप लोगों के सामने आ गई है। और अब मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करने के से पहले, मैंने कहा तो ये था कि 5-7 मिनट बाद शुरू करेंगे, मुझे लगता है कि 15-20 मिनट तो हो गए होंगे। क्लियर?
क्वेश्चन तो ये लेने वाले हैं, और इस क्वेश्चन की थीम ये रहती है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसकी थीम ये रहेगी कि आपको एक शेडेड एरिया गिवन होगा और डब्ल्यू प्लेन में भी शेडेड एरिया गिवन होगा, आप एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना चाहेंगे। क्लियर? उसके लिए स्टूडेंट यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट थी कि सिमेट्रिक पॉइंट क्या होता है, इनवर्स पॉइंट क्या होता है। तो इनवर्स पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्किल तो क्या होगा, अगर दो पॉइंट ए और बी उनकी सेंटर से डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन अगर आर स्क्वायर के इक्वल है, अगर दो पॉइंट ए और बी जिनकी सेंटर से डिस्टेंस का अगर मल्टीप्लिकेशन आर स्क्वायर के इक्वल है, देन दोनों पॉइंट आपके क्या होंगे, इनवर्स पॉइंट होंगे। क्लियर? और इनवर्स पॉइंट फाइंड किए हमने। अगर मैं ये कहूं कि आर बराबर तो 2 है और सी ए इज इक्वल्स टू 1 है और सी बी इज इक्वल्स टू 3 है, क्या दोनों इनवर्स पॉइंट है? तो 1 इंटू 3 इक्वल होगा क्या 2 स्क्वायर के? 3 इज नॉट इक्वल्स टू 4। तो 1 और 3 डिस्टेंस वाले जो पॉइंट है वो आपस में इनवर्स पॉइंट नहीं होंगे। क्लियर? उसके बाद में सिमेट्रिक पॉइंट पर भी हमने काफी डिटेल में बात करी, क्योंकि ये काम आएगा, आपके हर क्वेश्चन में काम आएगा सिमेट्रिक पॉइंट के जो नोटेशंस है ना, ये वाले। तो मैक्सिमम थीम यही है, आपको अपर हाफ प्लेन, राइट हाफ प्लेन, लोअर हाफ प्लेन, लेफ्ट हाफ प्लेन इस टाइप का देर का होगा, या फिर सर्कुलर डिस्क देर की होगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। क्लियर? तो स्टूडेंट अगर मान लो इस टाइप से आपके पास कोई है पॉइंट अल्फा, तो उसका शेडेड एरिया यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल 0 में अगर शेडेड एरिया में कोई पॉइंट है अल्फा, तो उसका जो सिमेट्रिक पॉइंट है वो अल्फा बार होगा। अगर राइट हाफ प्लेन में कोई पॉइंट है आपके अल्फा, तो उसका शेडेड, उसका जो सिमेट्रिक पॉइंट है वो माइनस अल्फा बार होगा। और सर्किल के रेस्पेक्ट में अगर अल्फा कोई पॉइंट है तो उसका सिमेट्रिक पॉइंट 1 अपॉन अल्फा बार होगा। क्लियर? तो स्टूडेंट अब हम बढ़ते हैं आगे। तो स्टूडेंट आ जाते हैं हम फर्स्ट एग्जाम्पल पर, और क्या कहना चाहता है एग्जाम्पल, इसको पढ़ते हैं एक बार। देखो, फाइंड ऑल द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें फाइंड करना है, विच मैप अपर हाफ प्लेन, विच मैप अपर हाफ प्लेन इनटू द सर्कुलर डिस्क, यूनिट सर्कुलर डिस्क मोड ऑफ W इज लेस देन इक्वल 1। ऐसा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए जो जेड प्लेन के, और जेड प्लेन क्यों लिखा हुआ ना, इमेजिनरी पार्ट ग्रेटर देन इक्वल 0, इसको मोड ऑफ W इज लेस देन इक्वल 1 में मैप करता हूं। क्लियर? पहले तो मैं इसका डायग्राम बना देता हूं कि वास्तव में कौन सा शेडेड एरिया आपको दे रखा है, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और इस क्वेश्चन को मैं आपको रिवर्स में वेरीफाई भी करवाऊंगा, ताकि आप लोगों को पता तो चले कि हमने जो रिजल्ट निकाला वो वास्तव में सही आ गया क्या। क्लियर? तो स्टूडेंट हमें गिवन क्या है, देखो आप, हमें गिवन है दो कंडीशन। ये तो है आपके जेड प्लेन और ये है आपके डब्ल्यू प्लेन, जिसमें डायग्राम हमें बनाने हैं। इसमें तो एक सर्कुलर डिस्क दे रखी है, मोड ऑफ W लेस देन इक्वल 1। इसमें आपको राइट हाफ प्लेन, यानी ये तो कंडीशन है आपके इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज ग्रेटर देन इक्वल 0, और ये है आपके मोड ऑफ W इज लेस देन इक्वल 1। तो दोनों को मैं शेडेड करूंगा। देखो, मोड ऑफ इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0, यानी इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो y तो होता है इमेजिनरी पार्ट, यानी y ग्रेटर देन इक्वल 0। तो y ग्रेटर देन इक्वल 0 कहां पर होता है, y इक्वल 0 तो यहां पर होता है, और ग्रेटर देन कहां पर होता है, तो ग्रेटर देन होता है आपके ऊपर की दिशा में, ये आपके इस तरीके से। क्लियर? तो स्टूडेंट ये हमें दे रखा, और इधर आपके ये इंटीरियर पार्ट, इधर आपको दे रखा ये इंटीरियर पार्ट। क्लियर? तो ये तो हमें दे रखा है कि अपर हाफ प्लेन को एक सर्कुलर डिस्क में, अपर हाफ प्लेन को एक सर्कुलर डिस्क में मैप करवाने वाला बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको फाइंड करना है। क्लियर? कैसे फाइंड करेंगे, तो हमें बेसिक जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला पता है, जेड इज इक्वल्स टू ए जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। क्लियर? वहीं से हमें स्टार्ट करना है सभी क्वेश्चन को। लेट a bilinear transformation W is equals to
ए जेड प्लस बी अपॉन में सी जेड प्लस। कैसे करेंगे देखो, अगर हम मान लेते हैं कि अपना आंसर यही है, तो इस आंसर को कंप्लीट करने के लिए आपको ए बी सी डी इन चारों की वैल्यू चाहिए। तो इनकी वैल्यू अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो एटलीस्ट जो फाइनली हमारे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। कैसे फाइंड करेंगे देखो, सबसे पहले एक काम करता हूं मैं, जेड को दो ऊपर और नीचे से जो जेड का कोफिशिएंट है ना वो तो कॉमन ले लेता हूं। ए अगर मैं कॉमन लेता हूं तो जेड प्लस बी अपॉन में ए, और इधर सी कॉमन ले लेता हूं मैं, जेड कॉमन लेते हैं तो डी अपॉन में सी आ जाएगा। ठीक है, अब मेरा कॉन्सेप्ट क्या रहने वाला है इसको आपको ध्यान से सुनना है, और लगभग सभी क्वेश्चन में मैं यही लाइन रिपीट कर रहा हूँ। यहां तक क्वेश्चन हर बार पहुंचेगा, हर एक क्वेश्चन। एबीसीडी को फाइंड करने के लिए जो मेरी रिपीटेड लाइन रहेगी अगेन एंड अगेन, वो क्या रहेगी कि यहां पर एबीसीडी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या लॉजिक लगाना है कि शेडेड पॉइंट गोज टू शेडेड पार्ट, गोज टू शेडेड पार्ट, बाउंड्री पॉइंट गोज टू अगेन बाउंड्री पॉइंट, एंड सिमेट्रिक पॉइंट चेंज टू इनवर्स पॉइंट इन डब्ल्यू प्लेन। क्लियर? यानी जेड प्लेन के जो सिमेट्रिक पॉइंट होते हैं वो डब्ल्यू प्लेन में क्या बनते हैं? इनवर्स पॉइंट बनते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर मैं कुछ ऐसा जुगाड़ करना चाहता हूं कि मुझे सिमेट्रिक पॉइंट और इनवर्स पॉइंट मिल जाए। क्लियर? तो कैसे हो सकता है देखो, इसके लिए कुछ नहीं करना, ज्यादा कुछ इतना लफड़ा नहीं है। जेड की वैल्यू एक तो माइनस डी अपॉन सी पुट कर दो, और जेड की वैल्यू एक बार माइनस बी अपॉन ए पुट कर दो। ऐसा पुट करने के पीछे रीजन क्या है वो भी समझ लो। अगर मैं जेड की वैल्यू पुट करता हूं माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, तो फिर आपके डब्ल्यू का जो रिजल्ट है वो जीरो आ जाएगा। क्लियर? और अगर मैं जेड की वैल्यू माइनस डी अपॉन सी पुट करता हूं तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके? इनफाइनाइट आ जाएगी। क्लियर? अच्छा, ये सिमेट्रिक पॉइंट है या नहीं है ये तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये तो पता चल ही रहा है। W इज इक्वल्स टू जीरो और W इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, सर्किल के रिस्पेक्ट में इनवर्स पॉइंट होंगे। जो थीम हमने सेट करी थी उसमें यही तो बातें मैंने आपको बताई कि जैसे जैसे सर्किल में पॉइंट जीरो की तरफ टेंड होगा उसका इनवर्स पॉइंट इन्फिनिटी की तरफ टेंड होगा। तो W प्लेन के ये दोनों पॉइंट इनवर्स पॉइंट हो गए, तो यानी ये जो जेड की जो दोनों वैल्यू पुट करी है वो सिमेट्रिक पॉइंट हुई। ये दोनों पॉइंट आपके क्या हो गए? सिमेट्रिक पॉइंट हो गए। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर हम क्या लेंगे देखो, पुट z इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, देन w की वैल्यू आ जाएगी आपके जीरो, एंड z इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन में c, देन w की वैल्यू आपके क्या आ जाएगी? इनफाइनाइट आ जाएगी। क्लियर? सिंस इन w प्लेन w इज इक्वल्स टू जीरो एंड इंफिनिटी आर इनवर्स पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सर्किल। ये पॉइंट क्या है? सर्किल के रेस्पेक्ट में इनवर्स पॉइंट है। सो z इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एंड माइनस डी अपॉन सी आर सिमेट्रिक पॉइंट। ये सिमेट्रिक पॉइंट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ये लाइन पहले ही लिखा दी थी कि देखो भाई ये कंडीशन होगी, सिमेट्रिक पॉइंट ऑफ जेड प्लेन मैप इनटू इनवर्स पॉइंट इन डब्ल्यू प्लेन। तो आपने डब्ल्यू प्लेन के दो पॉइंट जीरो और इंफिनिटी को इनवर्स पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिया, तो करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या थे? सिमेट्रिक पॉइंट। क्लियर? तो स्टूडेंट सिमेट्रिक पॉइंट का आप इस लॉजिक को देख लीजिए, क्योंकि आप अपर हाफ प्लेन में है, तो अपर हाफ प्लेन में आपके इनवर्स पॉइंट का सिमेट्रिक पॉइंट के नोटेशन क्या होंगे? अगर एक अल्फा है तो दूसरा उसका क्या होगा? अल्फा बार होगा। क्लियर? तो यहां पर मैं उसी क्वेश्चन के साथ ले रहा हूं इस चीज को। देखो ये जो कंडीशन है आपके सामने, अगर मैं ये कहूं कि यहां पर पॉइंट है कोई अल्फा, तो उसका जो इनवर्स पॉइंट है, सिमेट्रिक जो पॉइंट है वो क्या होगा? आपके अल्फा बार होगा। क्योंकि अगर ये आपके a कोमा बी है, इट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी है, तो ये आपके a माइनस आयोटा बी होगा, यानी a माइनस बी वाला पॉइंट। क्लियर?
तो मैं यहाँ पर ये जो दो नोटेशन आए ना, इनको रिप्लेस करने के लिए ही तो ये लाइन लिख रहा था। तो देखिए यहाँ पर सो z इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, लेट z इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए को अगर मैं अल्फा कह देता हूं तो फिर माइनस डी अपॉन सी ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएगा, अल्फा बार हो जाएगा। अल्फा बार हो जाएगा ना। एक को मैं अगर भाई ये तो हमने कह दिया ना कि ये इनवर्स पॉइंट है डब्ल्यू प्लेन के, तो फिर ये दोनों सिमेट्रिक पॉइंट हुए, और सिमेट्रिक पॉइंट आपके ये अपर हाफ प्लेन दे रखा, तो अपर हाफ प्लेन में उसके सिमेट्रिक पॉइंट के दो नोटेशन है, एक तो आपके अल्फा ले लो तो दूसरा ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएगा, अल्फा बार। तो आप इसको अगर अल्फा कर रहे हो तो दूसरा ऑटोमेटिक आपके क्या हो जाएगा, अल्फा बार हो जाएगा। तो माइनस बी अपॉन ए, यहाँ तो मैं पुट कर दूंगा माइनस अल्फा, और ये हो जाएगा आपके माइनस अल्फा बार। क्लियर। तो इसको मैं इक्वेशन दे देता हूं फर्स्ट। क्लियर। सो बाय इक्वेशन फर्स्ट, सो बाय इक्वेशन फर्स्ट W का रिजल्ट आ गया आपके, A हमने कॉमन लिया था, तो Z माइनस एल्फा अपॉन में C इंटू Z माइनस एल्फा बार। देखो मैंने आपको क्या कहा था कि देखो भाई अगर आप बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करना चाहते हो, आपको ABCD को गायब करना होगा, या यूं कह सकते हो कि ABCD की वैल्यू फाइंड करनी होगी। आपके सामने फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के बाद B और D तो गायब ही हो गई, अब तो A और C बचे हैं। तो A और C की वैल्यू फाइंड करने के लिए अगेन मेरी रिपीटेड जो लाइन रहेगी वो क्या रहेगी कि एक तो ये है कि हमने जीरो और इन्फिनिटी ऐसे फाइंड कर लिया, दूसरी लाइन मेरी ये रहेगी कि यार बाउंड्री पॉइंट गोज टू अगेन बाउंड्री पॉइंट इन W प्लेन। ये अपना पॉइंट कहता ना कि बाउंड्री पॉइंट ऑफ Z प्लेन अगेन मैप इनटू बाउंड्री पॉइंट इन W प्लेन। तो अगर मैं Z प्लेन का कोई बाउंड्री पॉइंट लेता हूं तो वो W प्लेन में भी बाउंड्री पर ही जाएगा, सर्किल की बाउंड्री पर जाएगा। तो Z प्लेन की बाउंड्री कौन सी है, तो Z प्लेन की बाउंड्री ये एक्स एक्सिस है। क्लियर। ये जो आपके राइट हाफ प्लेन दे रखा ना, अपर हाफ प्लेन दे रखा, इसकी बाउंड्री क्या है, यही तो बाउंड्री है। तो बाउंड्री पर कोई भी आप पॉइंट लो, और ऐसा पॉइंट लो ना जो सबसे इजी हो, जीरो, Z बराबर जीरो आप ले लो। तो Z बराबर जीरो अगर मैं लेता हूं, अगर मैं ये कहता हूं कि यार मैं Z बराबर जीरो की इमेज चाहता हूं, तो सर Z बराबर जीरो तो बाउंड्री पर है, तो Z बराबर जीरो यहां पर W में भी कहीं बाउंड्री पर ही आएगा, और बाउंड्री का मीन है ऐसे सभी कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका मोड क्या हो आपके 1 हो। क्लियर। तो अगली लाइन मेरी ये रहेगी, सिंस बाउंड्री पॉइंट goes to boundary point in W plane, boundary point in W plane। क्लियर। अब बाउंड्री पॉइंट का कॉन्सेप्ट लो। सो Z इज इक्वल्स टू जीरो इन Z प्लेन मैप मोड ऑफ W, मैप मोड ऑफ W इक्वल्स टू 1 इन W प्लेन। यानी जब Z बराबर जीरो लोगे ना, तो Z बराबर जीरो की जो मैपिंग है वो कहीं भी आए लेकिन इसकी बाउंड्री पर आएगी। क्लियर। और बाउंड्री पर हम ये कह सकते हैं जितने भी बाउंड्री पर पॉइंट होंगे उनके रेडियस, क्योंकि बाउंड्री का मीन क्या है, रेडियस, 1 रेडियस का सर्किल है ना, तो बाउंड्री पर जितने भी पॉइंट होंगे उनकी सेंटर से डिस्टेंस 1 ही तो होगी। तो स्टूडेंट मोड ऑफ W इक्वल्स टू क्या होगा आपके 1 होगा। तो ये दूसरा लॉजिक रहेगा मेरा। तो इसमें अगर आप इस लॉजिक को यूज में लेना चाहते हो तो इसमें आप जो इक्वेशन सेकंड देख पा रहे हैं, इसमें आप क्या ले लो, मोड ले लो। क्लियर। सो बाय इन इक्वेशन सेकंड मोड ऑफ W इज इक्वल्स टू मोड ऑफ A अपॉन में C, मोड ऑफ A अपॉन में C Z माइनस एल्फा अपॉन में Z माइनस एल्फा बार। क्लियर। तो स्टूडेंट यहां पर अगर आप Z की जगह जीरो पुट करते हो, पुट Z इज इक्वल्स टू जीरो, तो ये आ जाएगा आपके मोड ऑफ W, देन मोड ऑफ W इज इक्वल्स टू क्या होगा आपके 1 होगा। तो ये तो आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा आपके मोड ऑफ A अपॉन में C, और ये आ जाएगा आपके 0 माइनस एल्फा अपॉन में 0 माइनस एल्फा बार। क्लियर। तो ये आपके कंडीशन इस टाइप से आ गई। देखो 1
और मॉड ऑफ ए अपॉन में सी और एल्फा अपॉन में एल्फा बार। माइनस कहाँ गया, माइनस तो पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर? तो स्टूडेंट ये आ जाएगा आपके मॉड ऑफ ए अपॉन में सी और मॉड ऑफ एल्फा अपॉन में एल्फा बार। क्लियर? अच्छा, मोड हम ले रहे हैं। अगर मैं आपको ये कहूं कि यार एल्फा बराबर 1 प्लस आयोटा है, तो बताओ एल्फा बार क्या होगा? आप कहोगे कि सर 1 माइनस आयोटा होगा। फिर मैं अगर आपको ये कहूं कि इसका मोड क्या होगा, तो इसका मोड होगा आपके √2। और बताओ अल्फा बार का मोड कितना होगा? सर बराबर ही होगा √2। तो बराबर ही होगा, तो फिर कटेंगे, कट जाएंगे नहीं। क्लियर? तो स्टूडेंट ये दोनों तो रिजल्ट आपके कैंसिल हो गए, ये दोनों रिजल्ट तो हो गए आपके कैंसिल। अब जो आपके रिमेनिंग जो रिजल्ट है वो इतना ही रहा, मॉड ऑफ ए अपॉन सी इज इक्वल्स टू 1। क्लियर? तो ए अपॉन सी तो हमें निकालना है, मॉड ऑफ ए अपॉन सी नहीं चाहिए, ए अपॉन सी चाहिए। तो ए अपॉन सी हम कैसे लाएंगे? देखो तो स्टूडेंट यहां पर अगर मैं आपको ये कहता हूं कि ये क्या लिखा हुआ, ए और सी कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। अच्छा मैं बताऊं, मैं अगर आपको ये पूछूं कि बताओ ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर बताओ जिसका मोड 1 आता हो, तो आप ये कहेंगे कि सर जेड बराबर आप मान लो 1, इसका मोड 1 आ रहा है। लेकिन मैं ये कहूंगी कि अगर यार जेड बराबर -1 प्लस 0 आयोटा मान ले, तो ये भी तो हो सकता है। फिर मैं आपको थोड़ा और कहता हूं कि 0 माइनस आयोटा मान लो, प्लस वाला मान लो, थोड़ा और धीरे धीरे हम बढ़ते गए, तो ऐसे तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं जिनका मोड क्या आता हो, आपके 1 आता हो। ऐसे तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं ना। यानी आप इस ए अपॉन सी को न तो परफेक्ट डायरेक्ट 1 कह सकते हैं, ना -1 कह सकते हैं, प्लस माइनस आयोटा, बहुत सारे रिजल्ट इनफाइनाइट ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं जिनका मोड 1 हो। तो कोई एक जनरल कंडीशन हो जिसमें ये सारे शामिल हो रहे हो। तो स्टूडेंट यहां पर वो जनरल कंडीशन क्या है, देखिए यहां पर अगर मैं आपको ये कहूं कि ई रेस टू पावर आयोटा थीटा क्या होता है, तो आपका आंसर होगा कि सर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। थीटा की कोई भी वैल्यू पुट कर लो आप, कोई भी वैल्यू, 10 रखोगे तो दोनों ही तरफ 10 10 आ जाएगा, 15 रख दो, 11 रख दो, 30 35 40 पे कुछ भी रख दो। क्लियर? और अगर आप इस कंडीशन में मोड लेते हो ना, ई रेस टू, जैसे अगर मैं ये कहूं कि थीटा की वैल्यू 0 पुट कर दो, थीटा बराबर 0 पुट करोगे तो राइट साइड का रिजल्ट आ जाएगा आपके 1 प्लस 0 आयोटा। थीटा की वैल्यू आप π/2 पुट कर दो तो ये आ जाएगा आपके ओनली आयोटा, यानी 0 प्लस आयोटा। माइनस π/2 पुट कर दो तो ये आ जाएगा आपके 0 माइनस आयोटा। अगर मैं आपको ये कहूं कि π/4 पुट कर दो तो आपका आंसर होगा 1/4 प्लस आयोटा √1/√2 प्लस आयोटा अगेन 1/√2। π/4 अगर पुट करते हैं तो ये आएगा 1/√2 और प्लस में आयोटा 1/√2, यही तो आएगा। तो स्टूडेंट उधर जो मैंने पहले ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे थे ना, ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को ये शामिल कर रहा है। देखो थीटा की वैल्यू बदलते जाओ, आपके ये काम हो जाएगा। क्लियर? तो स्टूडेंट अगर मैं इसका मोड लेता हूं ना ई रेस टू पावर आयोटा थीटा का, तो ये रिजल्ट आएगा आपके अगेन कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर आ जाएगा आपके ई रेस टू पावर आयोटा थीटा का मोड हमेशा ही क्या होता है, 1 होता है। क्लियर? तो जनरली अगर मैं आपको ये कहूं कि ए अपॉन सी को आप क्या लिख सकते हो, तो ए अपॉन सी को आप लिख सकते हो ई रेस टू पावर आयोटा थीटा। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर आपके ए अपॉन सी क्या बन जाएगा, आपके ई रेस टू पावर आयोटा थीटा बन जाएगा। तो ये जो आपके ए अपॉन सी आया है इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन सेकेंड में। क्लियर? सो बाई इक्वेशन सेकेंड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्या आएगा आपके, ये आ जाएगा स्टूडेंट आपके W इज इक्वल्स टू ई रेस टू पावर आयोटा थीटा और Z माइनस एल्फा अपॉन में Z माइनस एल्फा बार। इस काम को मैं आप लोगों को एक बार वापस समझा रहा हूं, उसके बाद मैं आपको वास्तव में चेक भी करवाऊंगा कि जैसे आपके शुरुआती क्वेश्चन होते थे ना, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिया होता है और फिर आप एक इमेज को दूसरी इमेज में चेंज करवाते हैं, रेक्टेंगल में चेंज हो रहा है, रोटेट होता हुआ हो रहा है, इन्वर्जन सभी लिए थे ना, तो वैसे भी चेक करवाने वाला हूं।
लेकिन पहले आप इस चीज को अच्छे से समझने का प्रयास करें। ये क्वेश्चन आप लोगों को आगे के सभी क्वेश्चन में हेल्प करेगा। क्वेश्चन ये था कि फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप अपर हाफ प्लेन इनटू सर्कुलर डिस्क। क्लियर? तो स्टूडेंट अपर हाफ प्लेन का भी डायग्राम मैंने बना दिया और सर्कुलर डिस्क का भी मैंने बना दिया। देखिए यहां पर ध्यान से। उसके बाद स्टूडेंट मैं एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेट करूंगा। हमेशा ही आपको यहीं से शुरुआत करनी है। क्लियर? ए और सी कॉमन ले लेना, हमेशा ही आपको ये कॉमन ही लेने हैं, हमेशा ही कॉमन लेने हैं। फिर आपका पहला लॉजिक ये रहेगा, आप जेड की वैल्यू ऐसी पुट करना जिससे कि डब्ल्यू का रिजल्ट इन्फिनिटी आ रहा हो, या फिर ऐसी वैल्यू पुट करना जिससे कि दो इनवर्स पॉइंट प्राप्त हो रहे हो। सीधी सी बात है। अगर आपको लगता है कि यार मैं जेड की दो वैल्यू ऐसी और इमेजिन कर सकता हूं जिसके बारे में मैं श्योर हूं कि वो इसके इनवर्स पॉइंट होंगे, तो भी आप ले सकते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे हमें जब जीरो और ये पुट नहीं करके कुछ दूसरा विचार करेंगे, लेकिन रिजल्ट जो आपके आउटपुट होंगे ना उनके बारे में हम श्योर होंगे कि ये इनवर्स पॉइंट है। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर मैंने जेड की वैल्यू पुट करी -d/c जिससे डब्ल्यू का रिजल्ट आ गया इन्फिनिटी। एक पुट करी -b/a जिससे डब्ल्यू का रिजल्ट क्या आ गया आपके 0 आ गया, क्योंकि सर्किल के रेस्पेक्ट में जीरो और इन्फिनिटी ये इनवर्स पॉइंट होंगे। तो इनवर्स पॉइंट अगर डब्ल्यू प्लेन में आपको इनवर्स पॉइंट दिख गए तो फिर जो वैल्यू हमने पुट करी वो तो सिमेट्रिक पॉइंट होंगे। क्लियर? तो स्टूडेंट इन डब्ल्यू प्लेन W is equals to 0 and infinity are inverse point with respect to circle. With respect to circle. So Z is equals to -b/a and -d/c are symmetric point of Z plane. तो सिमेट्रिक पॉइंट को तो फिर आप लिखोगे कैसे वो भी तो देखो। क्लियर? ABCD को ही तो गायब करना है। तो स्टूडेंट b/a को यहाँ पर देखो, ये -b/a ये आपके क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। तो -b/a अगर अल्फा है तो b/a क्या हो जाएगा, -अल्फा हो जाएगा। तो फिर अगर ये एक अल्फा है ना तो दूसरा फिर अल्फा बार होगा ना। क्लियर? अकॉर्डिंग टू डायग्राम। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा आपके एक जगह अल्फा और दूसरी जगह हमने क्या पुट कर दिया, -अल्फा बार। यानी हमें इक्वेशन फर्स्ट को पूरा करना था, ABCD की वैल्यू हटानी थी, तो दो तो गायब हो गए, B और D। अब बची A और C की कंडीशन। तो पहला लॉजिक तो मैंने क्या लगाया कि इनवर्स पॉइंट प्राप्त किए डब्ल्यू प्लेन के, उसके सिमेट्रिक पॉइंट कह दिए डब्ल्यू प्लेन, इससे दो गायब हो गए। अगला लॉजिक ये रहेगा कि बाउंड्री पॉइंट गोज टू अगेन बाउंड्री पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट गोज टू अगेन बाउंड्री पॉइंट। तो बाउंड्री पॉइंट गोज टू बाउंड्री पॉइंट इन डब्ल्यू प्लेन। सो जेड प्लेन की बाउंड्री का कोई भी पॉइंट लेना है, तो अगर आप ये कहते हैं कि सर मैं तो 1,0 लेना चाहता हूं, 1,0 भी तो बाउंड्री पर ही है, 100% ले सकते हैं, आंसर यही आएगा, आंसर यही आएगा। क्लियर? लेकिन हम ये चाहते हैं कि बहुत इजी पॉइंट लें ताकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी रहे। तो बाउंड्री का सबसे इजी पॉइंट है z = 0, जो यहां पर दिख रहा है। बाकी तो ये सभी बाउंड्री के पॉइंट ही है, आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। क्लियर? और सभी की मैपिंग जो है mod ऑफ w = 1 पर, बाउंड्री पर ही कहीं ना कहीं होगी। mod ऑफ w = 1 का मतलब इसी से नहीं है, यहाँ पर ये जितने भी पॉइंट है ना इन सबके लिए mod ऑफ w की वैल्यू क्या है, 1 है। mod ऑफ w का मीन सर्किल की सेंटर से डिस्टेंस कितनी, 1 ही तो है। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने z = 0 पॉइंट सेलेक्ट किया, और z = 0 पॉइंट क्योंकि z प्लेन की बाउंड्री का पॉइंट है तो वो w प्लेन में भी बाउंड्री पर जाएगा, और w प्लेन की बाउंड्री की गारंटी mod ऑफ w = 1 ये अकेला नहीं देगा, ये है बाउंड्री पर, 1,0 बाउंड्री पर है। लेकिन आपने तो ये कह दिया कि भाई ये पॉइंट यहाँ पर लोकेट हो रहा है, हमें लोकेशन तो पता ही नहीं, हमें तो केवल जनरल कंडीशन पता है कि भाई ये बाउंड्री पर कहीं ना कहीं सेट होगा, तो बाउंड्री पर mod ऑफ w = 1 गारंटी। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर mod ऑफ z = 0 रखने पर mod ऑफ w = क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसको यूज में लेना चाहते हो तो सेकंड इक्वेशन का मोड ले लो, पुट z = 0 एंड mod ऑफ w = 1, तो ये तो 1 आ जाएगा, z की जगह 1 रख दिया क्योंकि इन दोनों का मोड बराबर होता है। तो mod ऑफ a = क्या आ गया आपके 1, हमें तो a और c की वैल्यू चाहिए ना, तो a और c को कैसे फाइंड किया, तो हमेशा ही ये सामना होगा आपके e⁻i = cos θ + i sin θ, क्योंकि ये ऐसा नंबर है जो थीटा की अलग अलग वैल्यू पर अलग अलग रिजल्ट देगा, आपको बहुत सारे रिजल्ट देगा, इनफाइनाइट रिजल्ट देगा। क्लियर? और e⁻i इसका मोड हमेशा ही क्या आता है, 1 आता है। तो स्टूडेंट ये आपके a/c कि ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर हमें बताना था जिसका मोड हमेशा ही क्या आता हो, 1 आता हो, तो वो e⁻iθ हो गया। तो a/c की जगह हमने ये पुट कर दिया। क्लियर? तो स्टूडेंट आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इतनी सारी चीजें हमने देखी है, लेकिन मैं 100% श्योर कह सकता हूं कि जब मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन करवा रहा हूं, जब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन करवाऊंगा,
तो इस लेक्चर के बाद में इस क्वेश्चन में आपको काफी कंफर्टेबल रहोगे और आपको लगेगा कि यार अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन खुद भी कर सकता हूँ। कुछ बहुत सारी चीजें भी है। अभी तो मैं आप लोगों को ये बात नहीं भूलने वाला हूं कि इसको रिवर्स में भी चेक करवाऊंगा कि वास्तव में हमने बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कर लिया क्या। विश्वास नहीं हो रहा है कि हमने वास्तव में वही बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड किया क्या जो अपर हाफ प्लेन को सर्कुलर डिस्क में चेंज करवाता हूं। तो इसको मैं आपको वेरीफाई भी करवाने वाला हूं, वेरिफिकेशन नहीं पूछा है फिर भी। क्लियर। अब स्टूडेंट यहां पर आप लोग देखिए कि मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को वेरीफाई भी करवा रहा हूं और वेरीफाई से मेरा मेन ये है कि हम ये जानना चाहते हैं कि हमने जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड किया है वो वास्तव में ऐसा काम करता है। क्लियर। तो मैं यहां पर आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चन में लेकर चलता हूं जब आपको ऐसी कंडीशन दी हुई होती है कि z इज इक्वल्स टू w इज इक्वल्स टू z1 प्लस आयोटा फाइंड द इमेज ऑफ x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2 इन w प्लेन। क्लियर। तो आप क्या करते थे, रिलेशन जो गिवन होता है उस रिलेशन में आप इन कंडीशन को पुट कर देते हैं और आपके डब्ल्यू प्लेन की इमेज आ जाती है। क्लियर। यही तो करते हैं और वही काम मैं यहां पर करने वाला हूं। तो कैसे करने वाले हैं, मैं इस क्वेश्चन को वेरीफाई करने के लिए क्या यूज में लेने वाला हूं कि आपके पास एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और हमें चेक करना है कि ये इसमें मैप होता है या फिर यूं चेक कर लो कि ये इसमें मैप होता है क्या। क्लियर। तो स्टूडेंट ये अगर इसको यूज में लेना चाहते हो इमेजिनरी पार्ट ग्रेटर देन इक्वल 0 को, तो z बराबर होना चाहिए। तो कौन तो इसको सेपरेट करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, w बराबर लिखा हुआ ना। तो मैं एक काम करता हूं ना, इस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में अगर ये अप्लाई करता हूं और अगर आंसर आ जाता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ ग्रेटर देन इक्वल 0 तो हो गया वेरिफिकेशन। क्लियर। तो देखते हैं यहां पर इसका वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन हम ले रहे हैं इसका, कैसे करेंगे देखो वेरिफिकेशन। और वेरिफिकेशन हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने फाइंड किया है e रेज टू पावर आयोटा थीटा w इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर आयोटा थीटा z माइनस एल्फा अपॉन में z माइनस एल्फा बार। ये आपके बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब इस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को चेक करना कि इस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे देखो, सिंस ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल 0 इसकी मैपिंग करता है मॉड ऑफ w लेस देन इक्वल 1 में, या फिर यूं कह दो कि w प्लेन के सर्कुलर डिस्क इसमें मैप होती है, आपस में एक दूसरे के से कनेक्टेड है। तो स्टूडेंट यहां पर ये वाली कंडीशन मैं यूज में लेना चाहता हूं। सिंस मोड ऑफ w लेस देन इक्वल लिया मैंने 1। अच्छा स्टूडेंट यहां पर मोड ऑफ w अगर मैं ये कंडीशन ले रहा हूं, मोड ऑफ w का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल 1, तो ये आपके क्या हो जाएगा w बार माइनस 1 लेस देन इक्वल क्या हो जाएगा आपके 0 हो जाएगा। क्लियर। अब आप इसमें पुट कर दीजिए मोड ऑफ w बार में, तो w है आपके पास e रेज टू पावर आयोटा थीटा और z माइनस एल्फा अपॉन में z माइनस एल्फा बार। क्लियर। और इधर आपके z बार w बार क्या हो जाएगा, तो इन सब पर बार लगाएंगे, तो e रेज टू पावर आयोटा थीटा का बार e रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा होगा। कैसे होगा, अरे भाई e रेज टू पावर आयोटा थीटा कोस थीटा है प्लस आयोटा साइन थीटा नहीं होता क्या, ये होता है। तो फिर अगर इसका अगर आप बार लेते हो तो यहाँ पर आपके कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा आएगा ना, और अगर ये कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा आएगा तो इसको हम माइनस आयोटा थीटा नहीं लिखेंगे क्या, तो यहाँ पर ये ई रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा और इस पर बार लगाओगे तो जेड बार माइनस एल्फा बार अपॉन में जेड बार माइनस एल्फा और माइनस में 1 लेस देन इक्वल 0। क्लियर। एलसीएम ले रहा हूँ, ई रेज टू पावर आयोटा थीटा और ई रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा, तो एक फायदा हो गया, ये तो खत्म हुआ कम से। क्लियर। और मैं एक एलसीएम ले रहा हूँ यहाँ पर और वो एलसीएम आपके सामने इस प्रकार है। एलसीएम हमने लिया जेड माइनस एल्फा बार जेड बार माइनस एल्फा, दिस अपॉन दिस
तो जेड माइनस एल्फा इससे मल्टीप्लाई होगा, जेड माइनस एल्फा मल्टीप्लाई बाई जेड बार माइनस एल्फा माइनस, नहीं कहाँ होगा, ये तो एक ही तो टर्म लिखी हुई है, ये तो खुद ही मल्टीप्लाई हो रही है क्योंकि ये तो पूरे एक ही तो टर्म है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा जेड माइनस एल्फा एंड जेड बार माइनस एल्फा बार माइनस 1 अपॉन में, तो 1/1 तो ये पूरा ही मल्टीप्लाई होगा, यानी जेड माइनस एल्फा बार और जेड बार माइनस एल्फा लेस देन इक्वल 0। आप इस डिनोमिनेटर को 0 की तरफ नहीं भेज सकते हो क्योंकि आप यहाँ पर एक इनइक्वलिटी को सोल्व कर रहे हो, इक्वेशन नहीं है, इनइक्वलिटी, और इनइक्वलिटी में यहाँ पर डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर सबके ही साइन का महत्व रहने वाला है। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर अगर -4 होता है और उसको आप 0 की तरफ भेज देते हो तो फिर ये लेस देन जो है ग्रेटर देन में चेंज करवाना पड़ता है, तो किसी को 0 की तरफ भेजने की आवश्यकता नहीं है, आप तो इसको कैलकुलेट करो बस। ये आएगा आपके जेड बार, इसकी जो कैलकुलेशन है स्टूडेंट वो आएगी जेड बार माइनस जेड एल्फा बार माइनस जेड बार एल्फा और प्लस एल्फा बार माइनस में जेड बार माइनस जेड एल्फा प्लस माइनस जेड बार एल्फा बार और प्लस एल्फा बार लेस देन इक्वल 0। कोई कैंसिल हो रहा है क्या? तो देखते हैं, जेड बार से जेड बार, एल्फा बार से एल्फा बार, ये कैंसिल हो गया। क्लियर? और यहाँ पर नीचे आपके जो कंडीशन है ना, इसको भी थोड़ा सा चेंज करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। कैसे? अच्छा, आपने मोड ऑफ डब्ल्यू स्क्वायर को डब्ल्यू बार लिख दिया क्योंकि ये फॉर्मूला होता है इस वजह से। क्लियर? तो इसमें भी तो आप ऐसा कर सकते हैं, जेड माइनस एल्फा बार और इसको आप जेड माइनस एल्फा बार का होल बार कह सकते हैं। क्लियर? क्योंकि इसका जब बार हटेगा तो जेड पर बार आएगा और डबल बार फ्री। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर अब क्या लिखेंगे, देखो ऊपर कॉमन ले रहे हैं हम, ऊपर कॉमन ले रहे हैं तो पॉजिटिव टर्म तो है आपके जेड एल्फा या फिर माइनस का जेड एल्फा बार और माइनस में जेड बार एल्फा प्लस जेड एल्फा प्लस जेड बार एल्फा बार और अपॉन में आपके हो जाएगा मोड ऑफ जेड माइनस एल्फा बार इसका होल स्क्वायर। देखो देखिए, गलत तो नहीं लिख दिया हमने, यही तो होगा। जेड डब्ल्यू बार को मोड ऑफ डब्ल्यू स्क्वायर नहीं लिखते हो क्या? तो जेड बार को मोड ऑफ जेड स्क्वायर नहीं लिखेंगे क्या? क्लियर? अब स्टूडेंट यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है, देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लो। तो जेड एल्फा इसमें से और इसमें से, इन दोनों में से अगर कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा? देखो मैं कॉमन ले रहा हूं इसमें से, इन दोनों में से जेड कॉमन लिया तो एल्फा माइनस एल्फा बार, फिर आपके जो रिमेनिंग है ये और ये, इनमें से अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा? देखो तो इसमें से कॉमन ले लो आप जेड बार, तो बचेगा क्या आपके? एल्फा बार माइनस एल्फा अपॉन में मोड ऑफ जेड माइनस एल्फा बार इसका स्क्वायर और लेस देन इक्वल 0। अच्छा देखो, कॉमन आ रहा और भी, एल्फा माइनस दो बार लगा दिया मैंने, यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन लिया था जेड बार, तो एल्फा बार और एल्फा जो बचेगा वो नेगेटिव, यहाँ पर बार नहीं है। क्लियर? ओके, देखो ना, एल्फा माइनस एल्फा बार कॉमन आ रहा है तो बचेगा क्या आपके? जेड माइनस जेड बार और इधर आ जाएगा आपके मोड ऑफ जेड माइनस एल्फा बार का स्क्वायर और लेस देन इक्वल 0। ठीक है। अच्छा एक बात देखो कि एल्फा को अगर मैं थोड़ी देर के लिए ए प्लस आयोटा बीटा मान लेता हूं, अगर एल्फा को हम लेट करते हैं ए प्लस आयोटा बीटा तो एल्फा बार आपके क्या हो जाएगा? ए माइनस आयोटा बीटा, यही तो होगा। तो दिस माइनस दिस करोगे ना, एल्फा माइनस एल्फा बार, तो ये क्या आएगा आपके? 2 आयोटा बीटा। क्लियर? यानी आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या? 2 आयोटा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ एल्फा, क्योंकि बी क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ एल्फा है। क्लियर? अब आप देखो, अच्छा जेड इज इक्वल्स टू क्या होता है आपके? एक्स प्लस आयोटा वाई होता है ना, तो जेड बार बराबर क्या होगा आपके? एक्स माइनस आयोटा वाई। तो जेड में से जेड बार को आप लेस कराओ, देखिए जेड माइनस जेड बार, तो ये आएगा आपके 2 आयोटा वाई, तो वाई को हम क्या लिख सकते हैं? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड लिख सकते हैं ना। क्लियर? तो हम यहां पर बिल्कुल यही करने वाले हैं। देखो
ये जो कंडीशन है इसमें अल्फा माइनस अल्फा बार को तो हम लिख देते हैं 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा, और ये हो जाएगा 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड एंड अपॉन में मॉड ऑफ जेड माइनस अल्फा बार इसका स्क्वायर लेस देन इक्वल 0। अच्छा, आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस में 4 इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा, ध्यान से देखना यहाँ पर, माइनस में 4 इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड एंड अपॉन में जेड माइनस अल्फा बार इसका स्क्वायर और लेस देन इक्वल 0। हम क्या चाहते हैं कि अगर आपने ये पुट किया तो इसका आंसर ये आना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू 0। ठीक बात, आई गया आंसर। तो देखो कैसे, आपका जो शेडेड एरिया है इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा, तो अल्फा अगर यहां पर है, अल्फा है ना ये, क्लियर, तो अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यहां पर ए प्लस आयोटा बी यानी दोनों ही पॉजिटिव होंगे, दोनों ही पॉजिटिव होंगे, क्लियर, और बी भी आपके क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्लियर। अल्फा का इमेजिनरी पार्ट क्या है, बी है ना, वो पॉजिटिव है कि नहीं है। तो स्टूडेंट यहां पर आप लोग देखो कि यहां पर ये जो पार्ट है इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा ये तो पॉजिटिव होगा, क्लियर। -4 खुद क्या है, नेगेटिव नंबर है, इसके बारे में हमें पता नहीं है, इसके बारे में हमें पता नहीं। अच्छा स्टूडेंट, ये आपके क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मोड तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो एक बात बताओ, पॉजिटिव, और ये देखो ना, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये जो पूरा सेगमेंट है ना ये वाला, इसका आंसर नेगेटिव है ना, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन हटेगा तो फिर ग्रेटर देन इक्वल 0 में आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपके ये जो कंडीशन है ये आ गई आपके माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल 0। कैसे, क्योंकि इस टोटल सेगमेंट का जो आंसर है वो नेगेटिव है आपके, तो माइनस का साइन लगा दिया हमने, तो माइनस का साइन लगाया तो स्टूडेंट ये आपके आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज ग्रेटर देन इक्वल 0, क्लियर। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम फाइंड कर लेते हैं इन चीज़ों को, और मैंने आप लोगों को इसको रिवर्स में इसलिए बताया क्योंकि ये चीज़ें जब हम डीप में समझना चाहते हैं और पूरे सोर्सेज अवेलेबल नहीं होते हैं तो कॉन्फिडेंस भी फिर आधा ही आता है, क्लियर। तो इसका मेरा उद्देश्य यही था कि आप लोग खुद ये डिसाइड कर सको कि यार वास्तव में हमने जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड किया है ना वो अपर हाफ प्लेन को और सर्कुलर डिस्क में मैप कर रहा है। तो मैंने यहाँ पर इस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन से सर्कुलर डिस्क की जब डब्ल्यू प्लेन की सर्कुलर डिस्क की जब इमेज निकाली तो वो वास्तव में इमेजिनरी पार्ट ऑफ ग्रेटर देन इक्वल 0 आ गई, क्लियर। तो उम्मीद है कि दोस्तों यहाँ पर आज का क्वेश्चन करने और जो इसके बेसिक मैंने आप लोगों को बताए हैं उनको करने के बाद इस टाइप के सभी क्वेश्चन को आप लोग बहुत इजीली हैंडल करना सीख जाओगे बेहतर ढंग से, और बहुत अच्छे से इसको क्लियर करने के लिए आप इंतजार कीजिए। इस पर हम आगे 4 एग्जाम्पल और लेने वाले हैं इसी टाइप के, जिस पर मेरे रिपीटेड स्टेटमेंट के बेस पर मैं आपको इनके बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना सिखाऊंगा, क्लियर। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे के क्वेश्चन के साथ में, और आगे के क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम 2 क्वेश्चन लेंगे, एक तो ये वाली जिसमें राइट हाफ प्लेन को सर्कुलर डिस्क में मैप करवाएंगे, और एक ये जिसमें हम जेड प्लेन की सर्कुलर डिस्क को डब्ल्यू प्लेन की सर्कुलर डिस्क में मैप करवाएंगे, क्लियर। तो स्टूडेंट ये आज का लेक्चर था, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।